नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए अहंकार उपन्यास का द्वितीय अध्याय। लेखिका आशा पूर्णा देवी। इसका प्रथम भाग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा आई बटन पे भी दे दिया है, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। द्वितीय अध्याय अहंकार उपन्यास, लेखिका आशा पूर्णा देवी। भूकंप नहीं, समस्त स्थान पर एक भयंकर वज्राघात करके चले गए रंजीत मित्रा। शशि की बीबी विलाप कर रही थी। अरे मारे मेरी सोने सी बेटी, उसका कौन पिशाच गाड़ी चढ़ा कर चला गया रे? भगवान क्या इसकी सजा उसे नहीं देगा? शशि कल शाम से सारी रात यह विलाप सुनता आ रहा है। अब तड़के सुबह जरा आंख लगी ही थी कि फिर वही रोना। शशि उठकर बैठते हुए खींचकर बोला, फिर तूने भी लखना शुरू कर दिया? कह रहा हूं जान बच गई है और फिर भी। अरे मारे, तुम तक दानवों जैसी बातें कर रहे हो। जान से बची है तो क्या दोनों टांगे तो जीवन भर के लिए चली गई? क्रुद्ध स्वर में शशि बोला, चली तो गई है, कह तो रहा हूं गई है। अमीरों की गाड़ी के चक्के के नीचे गरीबों की छाती कुचले, यही तो विधाता का नियम है। इसकी खैर मना। खैर मना? कटे पैरों वाली लाबी की शादी होगी? लाबी फिर कभी 5 लोगों जैसी हो सकेगी? तेरे हाथ जोड़ता हूं लाबी की माँ, चुप हो जा। पहले लड़की जिंदा रहे, उसके बाद और बात करना। अगर कानून है, धर्म नाम की चीज है, तब यह बड़े आदमी का दामाद चुपचाप नाक रगड़ता आएगा और उड़ गए इन पाँव का दाम देने को मजबूर होगा। आंखें पहुंचती हुई शशि की बीबी बोली, कानून क्या ऐसा कहता है? कहता है, शशि बोला, लेकिन करता है या नहीं यह नहीं मालूम। ठीक उसी वक्त बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी, घर में कोई है? इतने तड़के अभी 5 तक नहीं बजे थे, कौन आ सकता है? शशि चौंक उठा। डर के मारे उसके हाथ पांव कांपने लगे, गला सूख गया। जल्दी से उठकर दरवाजे के पास गया, लेकिन किसके सामने खड़ा हुआ जाकर? शशि की दुकान के सामने बड़े बड़े आदमियों को आकर खड़ा होना पड़ता है, कारण शशि का ढीलापन। लेकिन शशि के इस ईंट गारे की दीवालों और टीन की छत वाले घर के सामने कब राज आगंतुक आकर खड़ा हुआ है? शशि भौचक्का सा बाप बेटी का मुंह देखता रह गया। हाँ, शशि इन्हें पहचानता है। नल की टोटी बदलने के लिए, सिस्टर्न ठीक करने या पानी का पाइप टूटने या शशि सभी फ्लैटों में जाया करता है। और यह लड़की हर रोज अपने मियाँ के पीछे बैठकर आया जाया करती है। शशि ने कल भी तो देखा था दुकान के सामने से जाते, परंतु हाँ, कल तक जब शशि की पसलियों को तोड़ते हुए वह भयंकर गाड़ी चली गई, तब यह लड़की उस पर सवार नहीं थी। शशि के मन में बहुत सारी बातें इकट्ठी थी, परंतु उन्हें मुंह पर नहीं लाया। बस बोला, आप लोग यहाँ? रंजीत मित्रा ने गंभीर हास्य का सहारा लेते हुए कहा, जरूरत पड़ने पर हाथी भी मेंढक के बिल में आता है शशि। शशि यह बात सुनकर सख्त पड़ गया। स्वाभाविक था, सूखी आवाज में बोला, हाँ देख तो रहा हूँ। इससे पहले कि रंजीत मित्रा कुछ कहते, रीता उनके पीछे से निकलकर सामने आ गई। व्यस्त भाव से बोली, शशि, तुम्हारी लड़की का क्या हाल है? शशि घर में है और नींद से उठकर आया है। देखकर रीता के मन में आशा का संचार हुआ था, इसलिए साहस कर आगे बढ़ाई, वरना पहले तो डर के मारे पिता के पीछे छिपी थी। जबकि रीता के ही प्रयासों के कारण केयर टेकर से शशि का पता लेकर इतने तड़के आना हुआ था। उसी ने पता ढूंढने का यह रास्ता सोच निकाला था। शशि ने रीता की व्याकुलता को महत्व नहीं दिया। लापरवाही जताते हुए बोला, हाल क्या होगा? हाल जैसा आपने रखा है वैसी ही है। सुनकर रीता भुज सी गई, चुप हो गई। वह दोबारा पिता के पीछे चली गई या पिता उसके सामने आ गए, क्या पता। अब रंजीत मित्रा ने बात की। अनुशासित और कड़े स्वभाव के व्यक्ति हैं। व्याकुलताहीन स्वर से में बोले, गलती हो गई है, यही स्वीकार करने के लिए ही मेंढक के बिल में आया हूँ। शशि, तुम मेंढक जैसा व्यवहार ना करो तो कोई हर्ज है? आखिर रोजी रोटी का धंधा तो फिर करना ही होगा ना। हंगामे में फंसने पर पेनल्टी देना पड़ता है, जानता हूँ, परंतु तुम्हारी बेटी का हाल जाने बगैर समझू कैसे कि कितनी पेनल्टी देनी होगी। मन में शशि को आया कहे कि घूस देकर मुंह बंद करने आए हैं, लेकिन ऐसा ना कर सकेंगे। मैं आपके लाडले दामाद को कलह में ना जुतवा दूं तो मेरा नाम भी शशि नहीं। पर जो कुछ कहने की इच्छा होती है उसे क्या एक ज्ञान संपन्न या दुनियादार इंसान कह सकता है? शशि ने क्षण भर में बहुत कुछ सोच लिया। जिनके हाथों में
मुंह बंद करने की चाबी है। वे यहाँ ताला ना बंद कर सके तो अन्यंत्र बंद कराएंगे। आर के मित्रा के दामाद बी के घोष को कोलों में जोत सकने की क्षमता क्या शशि में होगी? बल्कि इस समय नरम पड़ रहा है। हाथ रगड़ रगड़ कर कुछ ज़्यादा ही वसूला जा सकता है, और नरम ही कहाँ है। कह तो दिया है कि भैंस और कानून का सहारा लिया तो रोजी रोटी पर आ बनेगी। शशि को याद आई वह कहावत, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर। इसलिए शशि उदार भाव दर्शाते हुए बोला, जिंदा है, बस इतना ही कहा जा सकता है। दोनों पैर उसके बुरी तरह कुचल गए हैं, लगता है काट कर फेंक देना पड़ेगा। रंजीत मित्रा ने दोस्ताना लहजे में कहा, नहीं नहीं शशि, ऐसा शायद ना करना पड़े। आजकल बहुत अच्छे अच्छे इलाज चले हैं। एकमात्र मृतक को जिलाने के लिए डॉक्टर लोग सब करते हैं। हाँ, रुपया तो लगेगा ही, वह मैं दूंगा। इस वक्त तुम अपने पास कुछ रखो, उसके बाद डॉक्टरों से सलाह करो। उनसे कहना खर्च की चिंता ना करें, सबसे अच्छा इलाज करें। सुनकर शशि विहल हुआ। शशि को लगा इन्हें जितना हृदयहीन सोचा था उतने ये है नहीं। पछतावा हुआ है, इनके पास हृदय है। शशि की आंखें भर आईं। अपनी धोती की खूंट से आंखें पोंछता हुआ बोला, दुनिया की खबर आप ही लोग अच्छी तरह से रखते हैं। खैर सर, जैसे कहेंगे होगा। रंजीत बोले, किस अस्पताल के किस बेड पर है मुझे बता दो, मैं एक बार जाकर देख आने की बात सोच रहा हूँ। यद्यपि इससे पहले ये बात उनके जहन में ना थी, क्योंकि वे तो यही सोचकर आए थे कि मर खप गई होगी। पर जब मालूम हुआ जान से नहीं मरी, तब वे क्यों कठोर बने, शशि की बेटी के प्रति कृतज्ञ हुए। हालांकि एक बार तो हर साल में जाना पड़ता, सरे जमीन खोजबीन करने तो जाना ही पड़ता है। शशि बोला, बांगुर में ले गए हैं सर, नंबर मेरे पास लिखा है, ला रहा हूँ। मित्रा साहब ने पूछा, कौन ले गया था? शशि ने कातर स्वर से कहा। उसका संक्षिप्त सार था, रास्ते में जा रहे एक सज्जन, शशि उन्हें नहीं पहचानता। उन्होंने जल्दी से टैक्सी बुला शशि को साथ लेकर, इत्यादि इत्यादि। यह भी बताया कि उसने माँ रो रो कर मर रही है, बाद में रिक्शे में जाकर देख आई है। उसे भी नहीं रहने दिया, हर रोज रिक्शे से जाएगी आएगी, तब तो 3 रुपये कम से कम खर्च हो ही जाएंगे। शशि कहाँ से इतने पैसे लाएगा? पर यह ना समझ औरत समझना चाहे तब ना। लड़की भी तो यही अकेली है, इकलौती संतान, जान छिड़कती है उस पर। इकलौती संतान सुनकर रीता का हृदय रो उठा। रीता जल्दी से बोल उठी, अच्छा ना हो, रिक्शे के किराए के लिए कहते हुए पर्स का जिप खोल डाला उसने। रंजीत मित्रा मृदु गंभीर स्वर में बोले, तू क्यों व्यस्त हो रही है रीता? मैं तो तैयार होकर ही आया हूँ। रीता ने उससे भी ज़्यादा आवाज़ धीमी की, बोली, फिर भी बाबूजी, मैं तो कुछ तो दूँ, कायदे से पूरा का पूरा उसे देना चाहिए। तुमने ही जानबूझकर अपने मत्थे मोल लिया। रंजीत मित्रा हंसकर बोले, जिसकी गर्दन ज़्यादा मजबूत होती है ना, जिम्मेदारी उसी की ज़्यादा होती है। खैर, जब तुम्हारा दिल चाह रहा है तब दे दो। रीता ने पर्स में से 200 रुपये के नोट निकाले, बड़े और छोटे नोट मिलाकर शशि के हाथ पर रखते हुए बोली, तुम्हारी पत्नी के पास रख दूं रिक्शे विक्शे के लिए? शशि ने हाथ बढ़ाकर रुपया ले लिया। उसने देखा साहब भी अपनी जेब में हाथ डाल रहे हैं। उसे अनदेखा करते हुए जल्दी से बोला, जाऊं नंबर ले जाऊं? चला गया। शायद इकट्ठा दोनों से लेते शर्म आई। उसके जाते ही रंजीत मित्रा बोले, उफ, लड़की ने मेरी इज्जत रख ली। लेकिन बाबूजी, उसके तो दोनों पैर कट गए। रंजीत मित्रा अनायास ही बोल से, भाड़ में जाए, हर रोज ना जाने कितने हाथ पैर कट रहे हैं, रख सकोगी सबका हिसाब? अपना सिर नहीं कटा, यही खैर मना। रीता बाप का मुंह देखने लगी। सहसा रीता का मन तुलना करने लगा। उसे लगा जानवर और पिशाच के बीच बड़ा छोटा कम ज़्यादा निर्णय करना संभव नहीं। शशि ने आकर कागज का एक टुकड़ा दिया। रंजीत मित्रा ने उसे बिना देखे ही जेब में रख लिया। फिर दूसरी जेब से 1000 रुपये के नोट की गड्डी निकाल कर दी। बोले, इसे रखो, बाद में जब जैसा। लाए तो वे उससे 5 गुना ज़्यादा थे, परंतु पूरी जान के लिए इतना मूल्य चुकाया जा सकता है, इतना सिर्फ 2 पैरों के लिए तो नहीं दिया जा सकता है ना। इसके अलावा अभी तो बार बार देना पड़ेगा। इससे फ़ायदा यही है कि कृतज्ञता की आग उसमें हर समय सुलगती रहेगी। शशि जब समझ ना सका कि क्या करे, तब उसने रुपये की गड्डी सिर से छुआते हुए कहा, मालिक आशीर्वाद करते चाहिए कि उसके दोनों पाँव ना जाए। एक में कुछ कम जख्म हुआ है। रीता के मुंह से निकला, दोनों ही पाँव ठीक हो जाएंगे। सुना है तो डॉक्टरी विद्या आजकल काफ़ी तरक्की कर गई है। इस झूठे आश्वासन ने प्राण फूंकने जैसी कोई बात नजर नहीं आई। जिसने सुना वह चुप रहा। जिसने कहा उसके भीतर से भी कोई आवाज़ न आई। फिर भी हर सामाजिक गृहस्थ इंसान ऐसी ही प्राणहीन बातें तो करता है।
कुछ देर तक खामोशी से गाड़ी ड्राइव करने के बाद रंजीत मित्रा बोले, तू सुबह ही चली जाएगी क्यों? रीता, ऐसी ही तो बात हुई थी। सो तो हुई थी। पितृ हृदय का स्नेह लिए बोले मित्रा साहब, पर कल बहुत झमेला हो गया। रात को भी कुछ तूने खाया नहीं था, माँ के पास से खा पी कर। नहीं बाबूजी, इसके अलावा कमल को दफ्तर भी तो जाना है। अरे, उसने तो कहा आज नहीं जाएगा। नहीं जाएगा? रीता के चेहरे पर व्यंग की सूक्ष्म रेखाएं ऊपर आई। क्यों? अनुताप दिवस पालन करेगा क्या? पिता हंसने लगे। उसे तो बहुत तंग करती है रीता। मेरे कहने का मतलब है अवज्ञा उसे सेठती नहीं है। रीता चुप रही। थोड़ी देर बाद बोली, इस मामले में तुमने कभी मेरे दुख को समझने की कोशिश की है बाबूजी? बाबूजी और हंसे। समझने की कोशिश करने से ही मुसीबत पड़ेगी। तो सभी के पांव तो कीचड़ में पड़े हैं। हाँ, इस तरह के भाववाचक गहरे अर्थवाही अनेक शब्दों का प्रयोग करना मित्रा साहब जानते हैं। रीता ने गहरी सांस छोड़ी। बाप, भाई और पति, उम्र बढ़ने पर पुत्र, स्त्री जाति की प्रतिष्ठा इन्हीं से ही तो है। वहाँ अगर श्रद्धा ना रही तो कितना दुख होता है। हालांकि बड़े भाई को रीता श्रद्धा करती है, फिर भी उस श्रद्धा के पीछे छिपी है ईर्ष्या। भैया केवल नीता के भैया ही नहीं, स्वाति नामक महिला के पति भी तो हैं। तभी मित्रा साहब हंसते हुए बोल पड़े, मुझे तो लगा कि शशि की लड़की का काम एक पाँव से ही चल जाएगा, जबकि तू पाँव के लिए जी खोलकर आशीर्वाद दे आई है। रीता ने गर्दन घुमाकर बाप का चेहरा देखा, फिर कड़वाहट भरे शब्दों से बोली, बाबूजी, गरीब का मजाक उड़ाने में कोई बहादुरी नहीं। यह तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे मुर्दे को गोली मारने से होता है। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, उनका भी कभी किसी क्षण एक्सीडेंट हो सकता है। रंजीत मित्रा की गाड़ी दीपक मेंशन के गेट के सामने आ गई थी। बेटी के हल्के हाथ से पीठ ठोकते हुए बोले, तू भी अपनी माँ की तरह सेंटिमेंटल होती जा रही है। पहले तो तू ऐसी नहीं थी। इससे पहले कि रीता कुछ कहती, गाड़ी गेट के अंदर घुस गई। शशि की बीवी ने पूछा, बताया नहीं तुम्हें कितने रुपए? शशि बोला, ठहर बाबा, एक बार गिनकर तो देखने दे, दिमाग गड़बड़ा जा रहा है। दोबारा गिनने के बहाने शशि बीवी को सही रकम बताना नहीं चाहता था। बड़े आदमी की मर्जी, ताज़ा ताज़ा पछतावा था, दे दिया। लेकिन आगे भी ऐसा करेंगे, इस बात की क्या गारंटी? बहू का क्या है, रुपए पाते ही खर्च करने बैठ जाएगी या चल देगी अपनी सहेलियों से को बताने। इस बार घर, एक ही आंगन वाले घर में शशि की बीवी की सहेलियां तो हैं ही, उन्हीं के पति शशि के मित्र भी हैं। उन लोगों ने कल काफ़ी बहसें की थी और शशि से कहा था कि बड़े आदमी के दामाद के नाम मुकदमा ठोकने की। शशि लड़की को अस्पताल में पहुंचाने के बाद सबसे बोला था, मेरा तो दिमाग ठीक नहीं है, तुम ही लोग मुकदमा ठोकाते। इस बात पर मामला ठंडा पड़ गया था। परंतु शशि के मन में एक संदेह है। राह चलते जिन सज्जन ने टैक्सी पर आहत बेटी को ले जाकर अस्पताल पहुंचाया था, उन्होंने वहां क्या लिखवाया होगा? शशि की अकल कहती है कि इसी से पुलिस को खबर हो जाएगी। अस्पताल में रोगी भर्ती करना क्या आसान बात है? कितनी खुशामद करनी पड़ती है, कितनी पकड़ धकड़ और भी ना जाने क्या क्या। अभी मर जाएगी कहकर जब उन महाशय ने डराया, तब जाकर तो। बोलते क्यों नहीं हो जी? शशि की बीवी बोली। लाचार होकर शशि को कुछ कहना ही पड़ा। टालते हुए बोला, बताया तो, लड़की रिक्शे के किराए के नाम पर 200 दे गई है और बाकी यही मिला जुलाकर 1000 के आसपास होगा। शशि की बीवी नाराज होकर बोली, तो मुट्ठी में क्यों छिपा रखा है? देखने दो ना, एक बार हाथ में लेकर देखूं। ये देख देख, रुपए हैं, कोई देवी देवता तो नहीं है कि दर्शन करने से पुण्य मिलेगा। शशि की बीवी बिगड़ते हुए चिल्लाई, देवी देवता से बढ़कर ही तो है, देखने से तो पुण्य मिलेगी ही। इतनी उम्र हो गई, कभी इतने रुपए हाथ में लेकर देने नहीं देखे। तब ले देख, कहते हुए शशि ने चालाकी से 200 रुपये गोद में डालकर बाकी रुपए बढ़ाते हुए कहा, ले पकड़, हाथ से छूकर स्वर्ग सिधार जा। तेरा आदमी तो तुझे एक साथ इतने रुपए नहीं दिखा सका, पर तेरी संतान ने दिखा दिया। सुनकर शशि की बीवी छटपटा गई। रुपए पति की गोद में फेंक कर रोने पड़ गई। अरे ओ मारे, मेरी सोने की बेटी, जिस राक्षस ने तुझे खत्म किया, भगवान करे उसका सर्वनाश हो। मेरी तरह उसकी भी छाती फटे। रुपए देकर हमें बेवकूफ़ बनाने आए हैं? माँ की जान क्या रुपए देकर भूलती है? हाय रे मेरी बेटी, आकर अपने अर्थ पिशाच बाप को तो देख जा रुपए पाकर। चुप करेगी अब तू? शशि ने कड़ाई से कहा, रुपए का नाम मुँह पर लाएगी तो तुझे ले जाकर काली घाट की गंगा में डुबाऊंगा। चुप रह। है लाबी को देखने जाना है तो पूछ, आजा, तुझे उसे कुछ चाहिए कि नहीं, बाद में खरीद देना। शशि की बीवी बोली, किससे पूछूंगी? लाबी को होश है कहाँ? आज होश में आ जाएगी, कहकर शशि ने बात बदल ली।
शशि नहीं चाहता है कि अभी सारा मोहल्ला रुपयों की बात जान जाए। वह अपनी बीवी की तरह भावुक नहीं है। उसकी पत्नी ने आंसू पोंछते हुए कहा, उसकी इच्छा पूरी करने की बात कह रहे हो? बात पूरी हुई नहीं कि फफक उठी। उसे क्या खरीद कर दूंगी? इस बार बेचारी ने बड़े प्यार से जिद की थी कि फ्लैट की लड़कियों की तरह सफ़ेद मोजा और रंगीन जूता लेगी। शशि गुमसुम बैठा रहा। उसकी लड़की की यह इच्छा तो इस जीवन में पूरी होने से रही। शशि की बेटी मरी नहीं। सुनकर जिस तरह से दीपक मैंसन के में बहुत से लोग निश्चिंत हुए थे, उसी तरह कुछ लोग इस खबर से क्षुब्ध भी हुए थे। मरती तो उसी स्थान पर पिस गई होती। इस विभास कमल को कैसी सजा मिलती, यही तो देखने की चीज थी। सुनने में आ रहा है कि दोनों पांव जख्मी हो गए हैं। इसके लिए क्या सजा मिलेगी भला? बहुत हुआ क्षतिपूर्ति। वह भी कोई घर की कमाऊ औरत नहीं थी कि उस बात का ध्यान रखते हुए क्षतिपूर्ति के लिए पैसे तय हों। बहुत हुआ तो पालतू कुत्ते को कुचलने वाला हाल होगा। इसी दीपक मेंशन के कपूर साहब ने अपने कुत्ते मिंटू को दबाकर जख्मी करने के अपराध में पड़ोसी गगन चटर्जी से 2000 रुपये क्षतिपूर्ति के नाम पर वसूल किए थे। पैसा देकर क्षतिपूर्ति करने में रख क्या है? फिर सारा पैसा विभास कमल ही क्या देगा? उसकी नाव तो मजबूत खूंटे से बंधी है। और बात तो ठीक ही थी, मजबूत खूंटे से तो बांधा ही था। इसलिए इनवैलिड मोटरसाइकिल को यहीं छोड़कर बीवी और लड़की के साथ अपने घर चला गया विभास कमल। रंजीत मित्रा दामाद को कोई खास लिफ्ट नहीं देते, इसलिए सुलेखा को लिफ्ट देना पड़ता है। उनकी राय है कि लड़की की शादी कुछ देख सुनकर की है। कोई लड़की ने अपनी पसंद से तो शादी नहीं की। अब अगर वह तुम्हारे मन माफिक तरक्की ना करे तो ये तुम्हारी लड़की की किस्मत, वरना आज भी एक मोटर नहीं ले सका, मोटरसाइकिल लिए फिरता है। जबकि यही पढ़ाई संजीत ने भी पढ़ी है। दोनों क्लास फेलो थे। संजीत आज कितने ऊपर पहुंच गया है। इंजीनियर की उन्नति उसके काम पर निर्भर है। यह कोई सरकारी सीढ़ी तो है नहीं। खैर, जब दामाद बीवी बेटी के साथ ससुर की मोटर पर बैठकर दीपक मेंशन से निकला तो बहुतों के चेहरे खिड़कियों से दिखाई दिए। अपने घर पहुंचकर विभास कमल ने अपना असली रूप धारण किया। ससुराल में उसका आदर काफी होता है और हमेशा अनुनय पूर्वक आमंत्रित किया जाता है। फिर भी वहां जाने के बाद एक सूक्ष्म अपमान बोध भीतर ही भीतर सुई सा चुभा करता है। क्यों वह यह नहीं जानता, लेकिन यही सूक्ष्म जलन उसके सारे मन को कड़वा कर देती है। इसलिए जितनी बार वह ससुराल से लौटता है उसका मिजाज बिगड़ा रहता है। आते ही बिला वजह अजीत को डांटता है, मऊ पर बिगड़ता है और रीता के साथ एक ठंडी लड़ाई चलती है। यूं भी आज की तो बात ही और है। उस पर जब से सुना कि शशि की स्त्री की लड़की जिंदा है, तब से अपना अपराधबोध हल्का होने के बाद से पिछले दिन जो जो अपमान हुआ था, आज वह सब अन्याय, भयंकर अन्याय जान पड़ रहा था। उफ, कल की वह गंदी गालियां, वह सब तो ससुराल के मोहल्ले की देन है। उस पर स्वयं ससुर की निर्लिप्त उपेक्षा और तीक्ष्ण कठोर व्यंग। अतएव घर में घुसते ही रीता ने जो पूछा, सचमुच क्या दफ्तर नहीं जाओगे, तो वह बम के गोले सा फट पड़ा। इसी एक मामूली सी बात पर फट पड़ा। रीता ने ताक कर देखा कि मऊ आते ही अजीत के पास चली गई। एक तो पूरे एक दिन की जुदाई, उस पर पिछले दिन का भयावह अनुभव का बोझ। उस दिल से निकाले बगैर मऊ जूता मोजा तक उतारने को तैयार न होगी। रीता पर्स को यथास्थान रखते हुए निरुत्ताप स्वर में बोली, कैसी आश्चर्य की बात है कमल, तुम बिला वजह क्यों नाराज हो रहे हो? बिला वजह? विभास कमल सामने की सेंटर टेबल पर एक घूंसा मारते हुए बोला, बिला वजह? जानती हो, कल से मेरे नर्व पर जो दबाव पड़ रहा है, और कोई होता तो उसको हार्ट अटैक हो जाता। रीता दूसरे सोफे पर बैठ गई। कुशन उछलकर पुनः स्थिर हो गया। यह सब चीजें तो रीता के बाप ने दहेज में दी थी, बहुत कीमती है। प्रायः रीता हंसकर कहती, अपने ससुर से तुम्हें जो भी कुछ मिला है कमल, सब कीमती चीजें। इस समय रीता बैठकर बोली, मेज कांच की है कमल। इस बात पर ध्यान न देकर व्यंग करते हुए विभास कमल बोला, सुबह सुबह पिता पुत्री जाकर क्या कर आए? शशि मिस्त्री के पांव पकड़कर माफी मांगा है? रीता आंखें बड़ी बड़ी कर बोली, बस इतना ही? सूखी माफी की भला कोई कीमत है? तब फिर घूस देने गई थी? चलो, बात तो समझ आई। समझते तुम सब हो कमल, लेकिन बड़ी देर से। वह यह भंगिमा बाप से मिली है रीता को, असहनीय। विभास ऊंची आवाज में बोला, कितना गवाह आई? रीता पाँव नचाते हुए बोली, मैंने तो बहुत कम दिया, बाकी दिया है तुम्हारे धनी ससुर ने।
एवं भविष्य में और देने के लिए प्रॉमिस भी कराए हैं। ओह, मुंह तिरछाकर विभास कमल बोला, तो कुल मिलाकर मिस्त्री की बेटी की कीमत क्या निश्चित हुई? ये बात अभी कैसे तय हो सकती है? उसके हर तरह के इलाज का खर्चा उठाना पड़ेगा। ओह, और अगर मिस्त्री कहे तो उसकी कीमती लड़की की ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होगी, फौरन ले जाना पड़ेगा तब? रीता सहज भाव से बोली, अगर ऐसा साहस शशि करता और कानून उसकी मांग का समर्थन करेगी तो वह भी करना पड़ेगा। ओ कानून, कड़वाहट भरे शब्दों में विभास कमल बोला, देश में कानून नाम की कोई चीज होती तो कल गुंडे लौंडे अभी तक जेल के बाहर न रहते। अब रीता गंभीर हुई, गंभीर हंसी हंसकर बोली, कानून कानून अगर तुम्हारे हाथों में होता तब जरूर बाहर नहीं रहते, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा तुम्हें कुछ मिलना नहीं चाहिए था? ऐसा कुछ? उत्तेजित विभास कमल उठ खड़ा हो गया। सचमुच खून करने पर भी ऐसा कुछ? रीता, तुमने क्या सचमुच खून नहीं किया है? इसका मतलब समझने क्या बहुत जरूरी है? रीता बोली। शशि की लड़की बेवकूफ़ों की तरह अधकटी जिंदी बच गई, इसलिए क्या तुम्हारे किए गए खून को माफ कर दिया गया कमल? विभास कमल फिर भूल गया कि सेंटर टेबल का टॉप कांच का है। उसने फिर जोर से घूंसा मारते हुए कहा, तुम्हारा इरादा क्या है बताओ तो, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या नई बात बताना चाहती हूँ? चाहूँगी, रीता बोली। किसी को दबाकर भाग जाने को मैं खून करना ही कहती हूँ। बहुत खूब। उतरकर अगर मानवता दिखाने लगता ना तो तुम क्या समझती, मौका पाता? तुम्हारे बाप के मोहल्ले के लौंडे? हर मोहल्ले के लड़के समान ही होते हैं, रीता ने कहा। कभी नहीं, अगर हाथ लग जाते तो मारते मारते चमड़ी ना उधेड़ लेता। रीता हंसने लगी, बोली, ओह गनीमत है कि हाथ नहीं लगे। इसी बहादुरी दिखाने के डर से तो माँ ने बंदूक के नाम पर दर्जनों झूठ बोला। कभी भी बाबूजी के पास किसी चीज़ की चाबी नहीं रहती। ओह हो, विभास कमल बोला, तो यूं कहो कल सबने मिलकर एक नाटक में अभिनय किया और उपाय क्या था? दामाद फांसी के फंदे पर झूले, लड़की विधवा हो जाए, यह कोई चाहता है? विभास इस पर कुछ कहने वाला था कि मऊ बाल झटकती दौड़ी आई। पापा जानते हो अजीत दा ने कहा कल के उन डाकुओं को जान से मार देंगे, काट कर टुकड़े टुकड़े खा जाएगा। रीता बोली, डाकू की बात अजीत ने जानी कैसे? तुमने क्या आते ही वह किस्सा शुरू कर दिया? मऊ ने जोर देते हुए कहा, मैं तो बताने जा रही थी, लेकिन अजीत दा बोला, जानता हूँ तेरे ननिहाल के ऊपरी मंजिल पर रहने वाले साहब के कुक ने फोन करके मुझे सब बता दिया। वाह खूब, रीता बोली, समझ गई, टुम्पा लोगों का सर्वेंट नवीन अजीत के गांव का अजीत आदमी है ना? वाह खूब, रीता बोली, समझ गई, टुम्पा लोगों का सर्वेंट नवीन है ना, अजीत के गांव का आदमी है। फिर मुड़कर पति की तरफ देखते हुए बोली, अतएव अजीत से तुम्हारी दुर्दशा का किस्सा कुछ छिपा न रहा, मतलब इस मोहल्ले के किसी से भी छिपा नहीं रहा। विभास कमल फिर बैठ गया। लगता है इस बात को खूब इंजॉय कर रही हो। गंभीर होकर रीता बोली, इंजॉय कर रही हूँ? यह बात तुम हो तभी कह सके, मैंने तो केवल समझाना चाहा था कि कलंक में प्रचार की कितनी क्षमता है। खैर, जब दफ्तर नहीं जा रहे तब विश्राम करो, मैं जाकर देखूं अजीत कल से क्या क्या कुकर्म किए बैठा है। मुझे यह सोचकर दुख हो रहा है कि अजीत तुम्हें व्यंग भरी दृष्टि से देखेगा। अजीत? झटके से विभास कमल उठ खड़ा। अच्छा, मैं उसे अभी निकालता हूँ। रहने दो, अब नाक कटवाने की जरूरत नहीं है, कठिन स्वर में रीता बोली। अच्छा, तू रोज रोज क्यों अस्पताल जैसे निकृष्ट जगह पर एक मिस्त्री की लड़की के बिस्तर के किनारे बैठी रहती है? इसकी जरूरत क्या है? परंतु रीता यही करती है, रोज जाती है और शशि मिस्त्री के साथ जाकर बैठी रहती है। हालांकि वहाँ ज़्यादा दिन रहना नहीं पड़ेगा। रीता की कोशिश से पीजी में प्रबंध हो गया है, कुछ ही दिनों में वहाँ चली जाएगी, फिर होगी सरकारी चिकित्सा। हालांकि रंजीत मित्रा भी लड़की के इस रखरेबाजी से नाराज है, कह रहे हैं रुपया पैसा तो काफ़ी दे दिया गया है, अब और क्यों? बात भी सही है, वरना पुलिस के जिरह करने पर शशि मिस्त्री क्यों कहता कि उसकी लड़की बेहद चंचल है, हर वक्त रास्ते पर ही खेला करती है। ना जाने कितनी बार शशि ही उसे मोटरसाइकिल रिक्शे के सामने से खींच लाया, वरना जरूर दब जाती। कसूर घोष साहब की नहीं, कसूर है शशि के भाग्य का। लेकिन रीता के तो गले से पांव तक चद्दर से ढका शरीर बार बार आकर्षित करता है। ज्यों ही कमरे में पांव रखते वह चेहरा खुशी और कृतज्ञता से विहल उठता। रीता दोनों हाथ भर कर चीजें ले जाती, उन्हें पास रखे स्टूल पर रखकर पूछती,
और आज कैसी हो? ना जाने क्यों लाबू रीता को मेम मौसी कहकर पुकारती। शुरू शुरू में बात करने का साहस नहीं होता, पर धीरे धीरे साहस हो गया। पूछती, अच्छा मेम मौसी, आप रोज आती हैं, आपको कोई डांटता नहीं है? रीता बड़े आश्चर्य से सोचती, लड़की ने यह बात कैसे जान ली, परंतु अपने आश्चर्य को दूसरे ही ढंग से जाहिर करती। कहती, अरे वाह, मैं इतनी बड़ी लड़की हूँ, मुझे कौन डांटेगा? और फिर कोई डांटेगा क्यों? हम लोग गरीब हैं ना, तुम लोग कितने अमीर हो। ये लड़की कभी तो रीता को सम्मानपूर्वक कहती आप, फिर कभी प्यार से विगलित होकर तुम पुकारती। रीता, अमीरों को क्या गरीबों को देखना भी नहीं चाहिए? लाबू लज्जित होती। जाओ, मैं क्या कह रही हूँ, पिताजी बताते कि तुम्हारे में खूब दया है। गंभीरता भाव से रीता बोली, दया नहीं खाक, मेरे ही आदमी ने तो तेरे पांव पर गाड़ी चला दी, मुझे शर्म नहीं लगती? लाबू बच्ची है, फिर भी बड़े बूढ़ों की तरह बातें करती है। हो सकता है हमेशा से जैसा सुनती आई है वैसा ही रटा रटाया सा बोली। मेरे भाग्य में ही तो लिखा था, इसमें उनका क्या कसूर? लाबू को यही पता है कि उसके दोनों पांव खूब जख्मी हो गए हैं। उसे मालूम नहीं कि उसने दोनों ही पांव खो दिए हैं। परंतु जिस बाबू नामक अबोध नहीं सरल बच्ची सच्चाई का सामना करेगी, उस दिन क्या वह इतनी आसानी से क्षमा कर सकेगी अपनी मेम मौसी और उसके दूल्हे को? मेम मौसी के साथ जब लाबू गपशप करती है तब पांव सदा सदा के लिए गंवाने की आशंका उल्लेख नहीं रहती। वह बड़े आराम से पूछती है, अच्छा मेम मौसी, दशहरे तक मेरे पांव ठीक हो जाएंगे ना? रीता दूसरी तरफ गर्दन घुमाकर कहती, यह मैं कैसे बता दूं, मैं क्या भगवान हूँ? वाह, तुम तो विद्वान हो, सब जानती हो। माँ ने कहा था दशहरे के समय मुझे सफ़ेद मोजा और घंटी वाला जूता खरीद देगी। रीता घबराकर खड़ी हो जाती है। आज मैं चलती हूँ लाबू। पाँव खोकर लाबू के भाग्य ने पलटा खाया, यह तो मानना ही पड़ेगा। उसके पास मेम मौसी के अलावा एक सज्जन और आते हैं, वही सज्जन जिन्होंने रास्ते से उठाकर लाबू को यहाँ पहुँचाया था। उन्होंने शशि और उसकी पत्नी को विशेष रूप से समझा दिया है कि लड़की के आगे रो पीट कर उसके दुर्भाग्य की वार्ता तुरंत ना पहुँचाए। लेकिन जिस दिन से उन्होंने जाना है कि शशि ने पुलिस को बयान देते हुए बताया है कि कसूर और किसी का नहीं, उनके भाग्य का है और दोष उसकी लड़की का है, तब से उन सज्जन को शशि से घृणा हो गई। उस दिन से उन्होंने शशि से बोलना छोड़ दिया। लाबू से मिलकर चले जाते हैं। उम्र अधिक नहीं है, परंतु दबंग है और सहज ही में कोई बात नहीं कर पाता है। लाबू भी नहीं है, जब वह कुछ पूछते हैं धीरे से जवाब दे देती है। वह टॉफ़ी, लेमन जूस इत्यादि जो भी लाते हैं कृतार्थ भाव से मुस्कुराकर ले लेती है। परंतु आज उसने खुद बात की। बोली, जानते हैं अब मैं इस सड़े गले अस्पताल में नहीं रहूंगी, बहुत बड़ी अस्पताल में जाकर रहूंगी। वे सज्जन स्टूल पर बैठी रीता के पर एक नज़र डालकर उत्साह दर्शाते हुए बोले, अच्छा ऐसी बात है? उन्होंने शशि की बातों से रीता के बारे में सुन रखा था। महिला अपने पति के पाप का प्रायश्चित करने के लिए हर दिन आकर इस परिवेश में बैठी रहती है, यह वह जानते हैं। अनुमान लगाया कि अलिखित रूप से और भी बहुत कुछ कर रही है, वरना शशि दंपत्ति उसके प्रति इतने कृतज्ञ क्यों होते? फिर भी उन्होंने कभी भी महिला से बातचीत करने का प्रयास नहीं किया था। और ज़रूरत क्या है, बड़े आदमी की बीवी है, कब किस मूड में हो। ये प्रायश्चित करने की धूम अनुताप सफल है या हर कौन जाने, शायद पति के लिए अभी भी आशंका बनी है। शायद डर, जिन लोगों ने इनके पति की मोटरसाइकिल को ईंटें मार मार कर तोड़ डाला था, वे ही कहीं ईंटों का अनियंत्रित सद्व्यवहार कर बैठे। मिस्त्री क्लास लोगों का जनबल तो रहता ही है। कुछ भी हो, ये सज्जन रीता के मामले में जरा भी उत्साही न थे। केवल आज जब सुना कि लाबू को दूसरी जगह ले जाया जाएगा, तब एक बार मुड़कर देखा, समझ गए इसकी नायिका यही है। जब शशि ने स्वयं स्वीकार किया है कि कसूर मोटरसाइकिल चालक का नहीं, तब इन्हें डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं। लगता है महिला स्वयं की दयालु प्रकृति की है। उनके उत्साहजनक प्रश्न पर लाबू का मुंह और खुला। बोली, हाँ मैं मौसी ने बताया वहाँ सुंदर खाट, बिस्तर और सुंदर कमरा मिलेगा। मैं अकेली ही उस कमरे में रहूँगी। अरे बाप रे, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा? वाह, डर कैसा? तब तो माँ आकर मेरे पास रह सकेंगी। उत्साह से लाबू की आंखें चमचमा उठी। वे बोले, सब तो समझा, पर मेम मौसी का मतलब नहीं समझा। तुम्हारी स्कूल की मौसी जी हैं क्या? लाबू अवाक होकर बोले, ओह माँ, स्कूल में मौसी कहाँ होती है? उन्हें तो बहन जी कहते हैं। मैं तो मुश्किल से 2 महीने स्कूल गई हूँ, मुझे कोई पहचानता ही नहीं। मेम मौसी तो ये हैं आपके सामने।
अब और उपेक्षा करना उचित नहीं सोचकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़ते हुए नमस्कार करने की मुद्रा बनाई और हंसते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, आपके इस विराट परिचय को मैं अभी तक जानता नहीं था। यह देखता हूँ कि आप रोज आती हैं, इस जरिए से यह परिचय अर्जित किया है। रीता इन्हें रोज देखती है। इनकी महानुभावता अथवा नागरिक कर्तव्य बोध को जो कुछ भी हो हृदयंगम करके इनके प्रति मन में श्रद्धा भाव रखती है। फिर भी उसने अगवा होकर बातचीत शुरू नहीं की। आज बात करने का मौका पाकर खुश हुई। बोली, क्या पता मुझ में इसने क्या देखा इसलिए ऐसा अद्भुत नामकरण किया है। वे सज्जन हंसकर बोले, शायद इसके मनोजगत में सर्वोच्च आदर्श मूर्ति है मीम। खैर, इसे क्या पीजी ले जा रही हैं? रीता बोली, कोशिश तो बहुत की पर कुछ हुआ नहीं। एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इंतजाम किया है, नया ही खुला है, लगता है अच्छी केयर करें। आप बेचारी के लिए बहुत कर रही हैं। रीता ने आंख उठाकर देखा, फिर धीरे से बोली, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, केवल सामान्यतम प्रायश्चित करने की चेष्टा कर रही हूँ। आप अगर वहाँ उपस्थित ना रहते तो ये लड़की रास्ते में ही दम तोड़ देती। उन्होंने अंग्रेजी में धीरे से कहा, हालांकि इसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं, बचाई तो जा ना सकी। रीता ने व्यंग भरी एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, यद्यपि एक आदमी बच गया। उसने तीक्ष्ण दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ। सहसा रीता व्यग्रता पूर्वक बोली, अच्छा, आप जानते हैं कि ऐसे अपराध की सजा क्या मिलती है, जेल या फांसी? वे सज्जन इस व्यग्रता के पीछे दुश्चिंता की छाप न देखकर चकित हुए, फिर भी शांत भाव से बोले, मुझे ठीक ठीक पता नहीं। कानून के सूक्ष्म जाल में ना जाने कहाँ छेद रहता है कि उसमें बुद्धिमान लोग बाहर निकल जाते हैं। फिर भी ऐसी घटनाओं पर कम से कम मैंने किसी को फांसी पर चढ़ते नहीं देखा। जेल, यह शायद होता है। आप ठीक नहीं जानते। देखिए, इस दुनिया की बहुत सी चीज़ें हम ठीक से नहीं जानते। जब तक यह बात हम पर नहीं आ जाती तब तक तो ठीक से पता ही नहीं लगता। लेकिन आप क्यों जानना चाहती हैं? आप तो वैसा कोई प्रश्न है ही नहीं। मुकदमा तो चला नहीं, सब तो ठीक ठाक हो गया है। सहसा रीता तीक्ष्ण स्वर में बोल उठी, इसी बात का तो अफसोस है। रुपये के ब्रश से सारी स्याही पोंछ डाली तो अपराध शब्द अर्थहीन हो जाता है। उन सज्जन ने रीता के उत्तेजित चेहरे पर गहरी दृष्टि डाली, फिर बोले, लेकिन पहुंचने की कोशिश तो आपने ही की है। वश तो आप ही के हाथ में था। नहीं, रीता उदास होकर बोली, वह मेरे पिताजी का काम था। मैंने सिर्फ इसके परिवार को। क्यों रे लव, क्या बात है? इस सवाल पर लावल रो पड़ी। बोली, तुम लोग अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हो और फुसफुसा क्यों रही हो? किसे फांसी होगी, जेल होगी? अरे बाप रे! रीता आसानी से हंस सकी। इससे तू क्यों डरती है? तुझे जेल फांसी होगी क्या? वह दूसरों के बारे में बातें हो रही हैं, अखबार की बातें। अच्छे बाबू को तुम जानती हो? जानती तो हूँ ही, रोज ही तो मिलती हूँ। अरे बाबा, अंग्रेजी अखबार की बातें समझाने बैठूंगी तो बहुत देर हो जाएगी। आज मैं चलती हूँ। अच्छा, कहकर उसके माथे पर हाथ फेरने के इरादे से हाथ रखते ही चौंक उठी। अरे, यह क्या, तेरा बदन गर्म है? अरे, सज्जन भी चिंतित हुए। तब तो नर्स को बताना चाहिए। नर्स, रीता शोभ भरी आवाज में बोली, देखिए अगर मिल जाए। इसलिए यहाँ से अन्यंत्र ले जाना चाहती हूँ, परंतु मिलना ही तो मुश्किल है। हर जगह भीड़ भीड़ भीड़। लेकिन हम लोग तब से ये बातें कर रहे हैं पर परिचय तो हुआ ही नहीं। सज्जन बोले, मैं आपका नाम जानता हूँ मिसेस घोष। मैं हूँ निखिल सेन।